अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज से अलग अलग तरीक़ों से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज में पहले कितने कार्बन के अणु होते हैं? 6 अणु। 6C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज से हमारा बनता है पायरूवेट कोशिका द्रव्य के अंदर। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, अनुपस्थित है, यानी कि जैसे यीस्ट कोशिका में, तो अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो उसमें बनेगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका है कि अगर जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, भाग लेते हैं, तो हमें थकावट क्यों महसूस होती है, हमारे पाँव में, शरीर में दर्द क्यों होता है, तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशी कोशिका में जो पायरूवेट है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा में कार्बन के 3 अणु होते हैं। उसके बाद है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो नॉर्मल तरीके से बनता है, जब हमारे ग्लूकोज का विखंडन होता है। हमारे भोजन का सबसे सरल रूप पाचन के बाद जो है वो ग्लूकोज होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये 3 प्रकार हैं जिस प्रकार से ग्लूकोज जो है वो 3 रूपों में परिवर्तित होता है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो तो इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और अगर ऑक्सीजन का अभाव हो, जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगी। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है पूर्ण रूप से तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनेगी। इसके बाद बेटा मैंने आपको ये जो विषाणु की संरचना है, ये बहुत सिंपल इसका डायग्राम करवाया हुआ है, वो वाला आपने करना है। लेकिन इसमें एक बार अब दोबारा से समझ लो कि विषाणु की संरचना के अंदर क्या होता है। ये जो गोल गोल है ये क्या है? हमारा बोमेन संपुट। इसके अंदर ये क्या है? कोशिका गुच्छ, कोशिकाओं का गुच्छा है। इसमें वृक्क धमनी की एक शाखा आ रही है, इससे खून आ रहा है, ये फिर शिरा की तरफ जाएगा। इस कोशिका गुच्छ में जो खून आया है वो साफ़ हो जाएगा। इसके साथ साथ ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल और अमीनो अम्ल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं खून के साथ अपशिष्ट पदार्थ भी छन जाते हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी छन जाती हैं। तो जब ये सारा जो यहाँ से छन के और इसमें से वृक्काणु की नालिकाकार भाग यहाँ से आता हुआ, ये हमारा हेनले का लूप है। हेनले के लूप में जब आता है तो यहाँ पे जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, यानी कि कोई ग्लूकोज रह गया है, अमीनो अम्ल रह गया है, तो वो सारा इसके अंदर अवशोषित हो जाता है और सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से जाते हैं। और यहाँ से ये नालिका है जो कि संग्राहक वाहिनी कहलाती है। इसके अंदर जो अपशिष्ट निकल के जाता है ये हमारा मूत्र होता है। तो इसके अंदर क्या क्या छना? इसमें आपका बोमेन संपुट से छन के निकला यूरिया और यूरिक अम्ल, उसके साथ साथ अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जल, ये निकल जाते हैं। तो अच्छी चीज़ें कहाँ पे अवशोषित हो जाती हैं? जो एक्स्ट्रा निकल गई हैं हेनले के लूप के अंदर। उसके बाद सारा अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से जाता हुआ इस नाहिली में इकट्ठा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वृक्क के अंदर एक ही है, लाखों वृक्काणु हैं। ये सबसे छोटी इकाई है जो वृक्क के अंदर काम करती है, वृक्काणु। ठीक है। ये वृक्काणु का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये 3 से 4 बार पहले आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। ये उत्सर्जन तंत्र है, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया है। इसके अंदर 2 ये राजमा जैसी संरचनाएं हैं जिसको हम वृक्क कहते हैं। ये आपकी रुधिर की नालिकाएं हैं। ये एक नालिका जो खराब खून लेके आएगी, जो नीले रंग वाली है, और किडनी में वो साफ़ हो जाएगा, छन जाएगा। छनने के बाद इससे ये लाल नालिका जो कि साफ़ खून को लेके जाएगी, साफ़ वाले को। ठीक है। तो इसमें 2 हमारी किडनी होती हैं जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं, बायां वृक्क और दायां। जो बाईं तरफ है वो बायां वृक्क, जो दाईं तरफ है वो दायां वृक्क। फिर इसके बाद इस वृक्क में से महाशिरा आती है। वृक्क में से ये आएगी आपकी मूत्र वाहिनी, क्योंकि इसमें सारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? मूत्र। ये इकट्ठा होता है मूत्राशय में और नीचे मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। आपको चित्र भी आ सकता है और आपको इसकी डिटेल भी आ सकती है। ये सारी बातें आपने डिटेल में लिखनी है कि कैसे वृक्क के अंदर वृक्काणु होते हैं जो कि खून को साफ करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को, यानी कि यूरिया और यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं। अगर कभी कभी किडनी काम नहीं करती है तो अपोहन, कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल किया जाता है,
खून को साफ करने के लिए, क्योंकि अगर शरीर में अपशिष्ट पदार्थ रह जाएंगे तो हम जो है हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है जो आया था आपके 2017 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो किन विधियों का उपयोग करेंगे, क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है पौधे के अंदर। पौधे के अंदर ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इनको रंध्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। फिर अगर पत्तियों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाए तो उस पत्तियों को वो पीला हो जाती हैं पत्तियाँ और वो गिरा देते हैं। उसके बाद अगर अपशिष्ट पदार्थ जो है वो किस में इकट्ठा होता है, कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है उसमें भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कुछ अपशिष्ट जैसे कि पेड़ के बाहर की तरफ गोंद निकला हुआ होता है तो वो भी उस पेड़ का अपशिष्ट पदार्थ है। और जो थोड़ा बहुत पदार्थ है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी पौधे उत्सर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो आपके अब की बार प्री बोर्ड में भी आया था कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर होता है। तो वायवीय श्वसन जो प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो वायवीय श्वसन, जो प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा अवायवीय श्वसन। और इस वायवीय श्वसन में भोजन का पूर्णाक्सीकरण होता है, अवायवीय श्वसन में भोजन का अपूर्णाक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में हमने अभी भी देखा था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से अगर पूरी ऑक्सीजन मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगर कम ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड। और शुरू में क्या बना था, जब बिल्कुल कुछ नहीं बन रहा था, मतलब कुछ नहीं बन रहा था का मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल अनुपस्थित है तो इथेनॉल बनता है, अगर ऑक्सीजन कम उपस्थित है तो ग्लूकोज से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। फिर वायवीय श्वसन क्या होता है, इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल को ले जाने के लिए पौधे के जड़ से पौधे के हर भाग तक जल और खनिज लवण पहुँचाने का कार्य जाइलम करता है। फ्लोएम, एफ फूड फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में खाना बनता है, स्वपोषण विधि के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उस खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। 4 ही भाग होते हैं जाइलम के, 4 ही भाग होते हैं फ्लोएम के। जाइलम में वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है, और फ्लोएम में कौन ले जाता है पदार्थों को, फ्लोएम में क्या लेके जाएंगे, खाना, किसके द्वारा, चालनी नालिकाओं के द्वारा। जाइलम में क्या ऊपर की तरफ जाता है, जल, और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और भोजन कहाँ से आता है, पत्तों से पौधे के हर भाग की तरफ, तो ऊपर से नीचे की तरफ गति करता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, धमनी और शिरा में अंतर। धमनी क्या होता है, शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। धमनी जो कि हृदय से शरीर के हर हिस्से तक खून को ले जाती हैं, उन वाहिकाओं को धमनी कहते हैं। और जो शरीर के हर हिस्से से खून को हमारे हृदय तक वापस लेके आती हैं, उनको हम शिराएं कहते हैं। धमनी शरीर में गहराई में होती हैं और शिराएं शरीर की सतह पर होती हैं। धमनी की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली और कमज़ोर होती हैं। धमनी हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं। इनमें कपाट नहीं होते, इनमें रक्त झटके के साथ बहता है, क्योंकि हृदय हमारा पंप करता है खून को, तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर से बहता है, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं। और शिरा में ताकि खून वापस ना चला जाए इसलिए इसमें कपाट होते हैं और इसमें रक्त समान गति से बहता है। ये आपका अनुप्रस्थ काट का चित्र है, ये बेटा 2 बार आ चुका है, तो इसको एक बार ज़रूर देख लेना कि इनके नाम क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंध्र का। ये चित्र हमने बहुत बार बनाया है और ये देखो 2017 और 2023 में 2 साल आया है। तो इसके अंदर क्या होता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर ये 2 द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में जो खाली छेद है इसको रंध्र छिद्र कहते हैं। ये बंद है, ये आपका खुला है। तो अगर द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाए, दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज बनता है और यहाँ पे द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो ये छिद्र खुल जाता है, इसलिए दिन में वाष्पोत्सर्जन होता है।
और ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, रात के समय इसमें ग्लूकोज नहीं बनता, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी बाहर वाली कोशिकाओं की तरफ चला जाता है, इसलिए रंध्र बंद हो जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस प्रक्रम के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं का वर्णन करो। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता क्या है कि हर पौधे जो हैं क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, पानी के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में परिवर्तित हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये आपके 4 काम होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो आपको पता है पौधों के अंदर रंध्र होते हैं, हमने भी ऊपर पढ़ा है। तो वो रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में मदद करते हैं। तो इसमें कौन मदद करता है, रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिर है पक्षियों और स्तनधारी जंतुओं में 4 कोष्ठीय हृदय का क्या लाभ है, मतलब 4 कोष्ठक वाला हृदय क्यों होता है पक्षियों में और स्तनधारियों में। तो आपको पता है कि हमारे अंदर भी और पक्षियों के अंदर भी 2 तरह का खून होता है, एक ऑक्सीजनित और एक विऑक्सीजनित, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। हम ऑक्सीजनित खून को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं और विऑक्सीजनित को शिराएं जो हैं शरीर के हर हिस्से से हृदय तक लेकर आती हैं। तो 4 कोष्ठीय कृषक क्या हृदय क्या करेगा, वो दोनों तरह के खून को मिलने से रोकेगा। इसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट है शुद्रांत्र में पाचन कैसे होता है। तो इरिप्सिन जो होता है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। खाना छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है, टाइलिन एंजाइम काम करता है। फिर आपका भोजन नली में आता है, भोजन नली से आपका आमाशय के अंदर आता है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, या कोई जीवाणु रोगाणु आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है, और वहाँ के जो एंजाइम है वो अम्लीय उसमें काम करते हैं, इसलिए आमाशय जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है। फिर खाना पहुँचता है शुद्रांत्र यानी छोटी आंत के अंदर। तो शुद्रांत यानी छोटी आंत में क्या होगा, इरिप्सिन जो है वो पेप्टाइड पे काम करेगा। पेप्टाइड कैसे बना है, पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन के टूटने से बनता है पेप्टाइड। फिर प्रोटीन से बना पेप्टाइड, पेप्टाइड का पाचन होके इरिप्सिन की मदद से क्या बन गया, अमीनो अम्ल। ऐसे ही आपका लाइपेज एंजाइम काम करता है शुद्रांत्र के अंदर। वसा को किस में बदल देगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में। पहले वसा जो है छोटे छोटे वसा के टुकड़ों में बदल जाएगी, इसे इमल्सीकरण कहते हैं। वसा का छोटी छोटी वसा की गोलियों में टूट जाना इमल्सीकरण किया जाता है, और इस छोटी छोटी वसा की गोलियों के ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करता है और उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में बदल देता है। इसके बाद है माल्टेज का काम। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये जो है ये एंजाइम माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज पर काम करेगा माल्टेज, लैक्टोज पे काम करेगा लैक्टेज, सुक्रोज पे काम करेगा सुक्रेज। इन तीनों को ही, ये जब हम खाना खाते हैं तो जो मीठा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इनसे जो हमें मिलते हैं वो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज की मदद से ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इसीलिए जब बीमार होते हैं तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि सबसे सरल रूप भोजन का है ग्लूकोज, जो हमारे भोजन को मिलता है पाचन के बाद। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है हृदय का कार्य। हृदय में आपको पता है कि 4 हिस्से होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो दाएं अलिंद में खून आएगा पहले महाशिरा से, यहाँ से खून किस में जाएगा, दाएं निलय में। यहाँ से इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, वहाँ से फुफ्फुस शिरा के द्वारा आएगा आपका बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आएगा बाएं निलय के अंदर, और यहाँ से इस नाली के द्वारा, महाधमनी के द्वारा शरीर के हर हिस्से तक चला जाएगा। तो ये हृदय की कार्यविधि है, और चित्र आपको देखना है सब ने बना के। तो मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा बेटा मैंने वो आपको सारा रिवाइज करवा दिया है। ये पाचन तंत्र का चित्र है, इसके नाम भी एक बार ध्यान से देख लेना।
और आपका ये जैव प्रक्रम वाला चैप्टर जो है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो सारी हमने रिवाइज कर ली हैं।